एमए सेमेस्टर 4 इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, या बल्कि हम कहें कि दोनों कोवेनेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, आईसीसीपीआर के बारे में और आईसीईएससीआर के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स। इन दोनों के बारे में हमने आपसे बात किया था पिछले लेक्चर में कि दोनों को बनाने में क्या क्या कंट्रोवर्सीज आ रही थी, किस प्रकार का डिस्कशंस चले थे बिटवीन वेरियस कंट्रीज, पर्टिकुलरली बिटवीन यूएसए एंड अमेरिका, यूएसए एंड सोवियत यूनियन। आज उसी के आगे कुछ और बात करना है। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द आईसीसीपीआर, हमने आपको बताया था कि दो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स फिर अल्टीमेटली बनाए गए। वन वाज द आईसीसीपीआर एंड द अदर वाज द आईसीईएससीआर। सोवियत यूनियन की बात खारिज हो गई थी और वो चाहता था कि एक ही कोवेनेंट बने जिसमें दोनों चीजें हों, सिविल पॉलिटिकल राइट्स भी हो और सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल राइट्स भी हो। लेकिन इस बात को यूएन कमेटी ने अस्वीकार कर दिया था। तो अब पहला जो कोवेनेंट था, जैसे अभी हमने बताया, आईसीसीपीआर। अब देखिए, ये जो आईसीसीपीआर है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, दैट वाज अडॉप्टेड इन दिसंबर 1966। इसको दिसंबर 1966 को अडॉप्ट किया गया था, बट इट फाइनली केम इनटू इफेक्ट ऑन द 23rd of March 1976। तो दिसंबर 1966 को इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस and finally it came into operation from the 23rd of March 1976। जैसे हमारा संविधान था, हमने आपको बताया था कि संविधान को हमारे अपनाया गया था नवंबर 1949 में और 26 जनवरी को इसको एनफोर्स किया गया था। इट इज समथिंग लाइक दैट हियर ऑल्सो। अच्छा, आईसीसीपीआर में देयर आर 53 आर्टिकल्स। देयर इज वन preamble, 53 articles and 6 parts। That is to say कि एक उसका प्रस्तावना है, 53 अनुच्छेद है और इसको विभक्त किया गया है 6 अनुभागों में। It is divided into 6 parts। अब देखिए, जो आईसीसीपीआर है, it is a very important covenant। Its meetings are held in Geneva at regular intervals। The time period is not specified। 1 साल में होगी, 2 साल में होगी, 6 महीने में होगी, द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, बट रेगुलरली इट विल बी हेल्ड। यानी नियमित रूप से ये होती रहेगी मीटिंग। एंड नॉर्मली 3 सेशंस आर हेल्ड अ ईयर। 1 साल में 3 बार इसके सत्र होते हैं। एज ऑफ नाउ देयर आर 173 सिग्नेटरीज टू आईसीसीपीआर। आईसीसीपीआर को स्वीकार करने वाले 173 राज्य हैं, 173 स्टेट्स, and another 6 more states are there who have signed but have not ratified। 6 अन्य राज्य भी है, 6 अन्य देश भी हैं जिन्होंने इसको स्वीकार तो कर लिया, नहीं साइन तो कर दिया, किंतु इसको अभी रेटिफाई नहीं किया। देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को पूर्ण रूप से लागू होने के लिए 2 चीजें होती हैं। एक तो उसको पहले स्वीकार किया जाना, एडॉप्शन, और उसके बाद उसको लागू किया जाना, उसको एनफोर्स किया जाना। तो यहाँ पर 173 राज्यों ने स्वीकार भी कर लिया है और उसको रेटिफाई भी कर दिया है, लेकिन 6 अन्य राज्य हैं जिन्होंने इसको स्वीकार तो किया लेकिन इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। एंड चाइना एंड क्यूबा दे हैव नॉट साइंड दिस ट्रीटी। तो इसलिए हाँ, नॉर्थ कोरिया ने साइन किया हुआ, लेकिन इट वांट्स टू विथड्रॉ। उसने अपनी एप्लीकेशन दे रखी है, इट वांट्स टू विथड्रॉ, बट एज ऑफ नाउ इट इज चाइना एंड क्यूबा दैट हैव नॉट साइन द ट्रीटी एंड नॉर्थ कोरिया इज वांटिंग टू लीव इट, है ना। ये इसके कुछ बेसिक चीजें हैं विच वी आर सपोज टू नो, है ना। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द आईसीसीपीआर। इसके प्रोविजंस क्या है? ये जो नागरिक तथा राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संविदा है, मानवाधिकारों की राजनीतिक तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा है, जिसको आईसीसीपीआर कहते हैं। इसके
कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस क्या, हमने तो बताया इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और वो 53 आर्टिकल्स हैं। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू एन्यूमरेट ऑल द 53 आर्टिकल्स, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण जानना चाहिए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स विच मेरिट आवर अटेंशन। देखिए, यूं तो इसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के बारे में कहा गया है। जो हमारे संविधान में जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जो जो आर्टिकल्स हैं यानी जो जो विषय हैं, वो सभी विषय इसमें भी देखे जा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आईसीसीपीआर कि भारत ने आईसीसीपीआर को देखकर अपना फंडामेंटल राइट्स बनाया है। दिस कैन नॉट बी सेड, क्योंकि हमारा संविधान तो पहले ही बन चुका था। एंड दिस आईसीसीपीआर केम एट अ मच लेटर टाइम। ये 1966 में आया और हमारा संविधान तो बन के तैयार हो गया था 1949 में, है ना। तो इसलिए दोनों में कोई रिलेशन ऐसा नहीं कि इन्होंने हमारा देखा या हमने उनका देखा। तो इसके जो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, जैसे ऐसे तो सभी कुछ है जो हमारे संविधान में है, जिसे कहते हैं द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फ्री मूवमेंट, द राइट टू असेंबली, द राइट ऑफ रिलीजन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहे गए हैं वो सभी अधिकार आईसीसीपीआर में भी कहे गए हैं। लेकिन कुछ जो एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं, जैसे ये है द राइट अगेंस्ट स्लेवरी, दासता के विरुद्ध अधिकार, द राइट अगेंस्ट स्लेवरी, द राइट अगेंस्ट स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड के अगेंस्ट यानी दास प्रथा के विरुद्ध, दासता के विरुद्ध, इस प्रकार के अधिकारों को इसमें स्थान दिया गया है ना। और साथ साथ इसमें जो स्थान दिया गया है वो जो है, जैसे द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर, द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर अर्थात जो बलात् श्रम होती है, ये तो हमारे संविधान में भी है। द राइट टू फोर्स लेबर, जिसे हम बेगार कहते हैं, बेगार इज फोर्स लेबर विदाउट वॉलंटरी पेमेंट, जहां पर काम तो कराया था बलपूर्वक लेकिन उसके लिए कोई उसको मेहनताना नहीं दिया जाता है सॉरी। इसी तरह से ये अधिकार इसमें भी शामिल किया गया है आईसीसीपीआर में, द राइट अगेंस्ट फोर्स लेबर। तो इसलिए ये जो राइट अगेंस्ट स्लेवरी और राइट अगेंस्ट स्लेव ट्रेड है, ये महत्वपूर्ण विषय है। फिर इसके अन्यत्र और भी बात है, विशेष कुछ महत्वपूर्ण अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल द राइट टू लीव वंस कंट्री, द राइट टू लीव वंस कंट्री अर्थात अपने देश को छोड़कर चले जाना, यानी देश के बाहर चले जाना। अब एक तरह से देखा तो जाए तो देश से भाग जाना ही तो वो हुआ। द राइट टू लीव द कंट्री, अपने देश को छोड़ देना, है ना। ये व्यक्ति दो ही परिस्थितियों में छोड़ता अपना देश, या तो वॉलंटरी छोड़ता है, कहीं उसको दूसरी जगह की नागरिकता मिल गई, या वो देश से भाग रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छे सेंस में कहा गया है कि इफ समवन वांट्स टू लीव वंस कंट्री ही शुड बी अलाउड। अगर कोई अपना देश छोड़ना चाहता है तो उसको ऐसा करने के लिए अनुमति मिलना चाहिए। लेकिन साथ साथ द राइट टू री एंट्री, द राइट टू कम बैक ऑल्सो, यानी यदि वो व्यक्ति अपने देश से चला गया है तो वो वापस उसको आने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ही शुड हैव द राइट टू कम बैक टू हिज ओन कंट्री, ये दूसरा अधिकार है। और तीसरा अधिकार इसी से जुड़ा हुआ है, द राइट नॉट टू बी ट्रीटेड विद विंडिक्टिवनेस, यानी जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, यानी बदले की भावना से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए हम अपना देश छोड़ना चाहते हैं किसी कारण से, तो हमको सहर्ष हमको जाने मिलना चाहिए। लेकिन यदि अभी अगर हम कुछ समय बाद इफ आई वांट टू कम बैक, तो वो भी हमारा अधिकार होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए हमको अधिकार तो मिल गया वापस आने का, लेकिन आने के बाद फिर यहाँ पर हमारे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो जाए, न्यायिक कार्रवाई शुरू हो जाए, प्यूनिटिव एक्शन शुरू हो जाए, जुडिशियल एक्शन शुरू हो जाए, कोर्ट कचहरी शुरू हो जाए, जिससे लगे कि हाँ अब यहाँ पर प्रतिशोध लिया जा रहा कि आप कैसे गए, क्यों गए, और आप वापस आ गए, अब आपसे इसका हिसाब किताब मांगा जाएगा। तो यानी ये भावना है। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर। द पीपल शुड हैव द राइट नॉट टू बी ट्रीटेड विद आपके लिए विद अनड्यू हरेसमेंट, उसके साथ कोई हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो दीज आर द certain we can say the plus points that are there in this in the ICCPR, है ना। अदरवाइज हमने बताया वो सारे अधिकार हैं लगभग जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिए गए हैं।
अच्छा, अब यहाँ तक जब तक यहाँ इसके बाद जब बात होती है कि क्या आर दीज राइट्स, कैन दीज राइट्स बी टेकन अवे, क्या कैन दीज राइट्स बी सस्पेंडेड, क्या इन अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। देखिए, हमारे मौलिक अधिकार जहां तक बात है भारत के, वी नो दैट यस आवर फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। भारत में जो मौलिक अधिकार हैं यानी जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई हो, तब इसके बाद तब ऐसे में ये स्वतः ये सस्पेंड हो जाते हैं। बट देयर इज ओनली वन आर्टिकल दैट इज नॉट सस्पेंडेड, आर्टिकल 21, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात व्यक्तिगत जीवन का अधिकार, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये उसका हरण नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन ICCPR. The provisions that are mentioned in the ICCPR, they are not absolute. ध्यान रखना होगा, ये एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। ना हमारे मौलिक अधिकार भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, नीदर दे आर एब्सोल्यूट एंड नॉट द राइट्स दैट आर देयर इन ICCPR दे आर एब्सोल्यूट। ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है। कहने का तात्पर्य है दे कैन बी सस्पेंडेड, दे कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम बीइंग एंजॉयड बाय द पीपल। इनको रोका जा सकता है, जनता को इसका इस्तेमाल के लिए रोका जा सकता है, तो निरपेक्ष नहीं है। समय आने पर इनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन देन व्हाट आर द ग्राउंड्स, इसको रोकने के कौन कौन से आधार होंगे ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ICCPR में 2-3 आधार बताए गए हैं। पहला तो है आधार है जैसे उसने कहा नेशनल सिक्योरिटी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर अर्थात लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था। तीसरा है पब्लिक हेल्थ, दैट इज पब्लिक हेल्थ यानी लोक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य। एंड नंबर 4th इज द मॉरल्स अर्थात नैतिकता के आधार पर। सो एट लीस्ट देयर आर 4 ग्राउंड्स ऑन विच द ऑपरेशन ऑफ द ICCPR कैन बी स्टॉप्ड, बट देन द वर्ड हैज बीन यूज्ड, they should be stopped only, their operation should be suspended only under reasonable circumstances। केवल औचित्यपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इनके ऑपरेशन को रोका जा सकता है, मनमाने तरीके से नहीं। एंड द सेम प्रोविजन इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज दोज रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर नॉट आर्बिट्ररी and which are in accordance with law can only be called as reasonable restrictions। अर्थात जो औचित्यपूर्ण आधार होगा वो मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए और संविधान सम्मत होना चाहिए। यानी ये जो 4 आधार दिए गए हैं उन्हीं आधारों पर ICCPR के ऑपरेशन को रोका जा सकता है। सो दिस इज अबाउट द ICCPR। These are the basic things we are supposed to know about the ICCPR. Now let us come to the ICESCR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम आपको एक बात बताना भूल गए। जब हम ICCPR के बारे में बात करते हैं, हमने बताया 1966 में इसको अडॉप्ट किया गया था और 23 मार्च 1976 को इट केम इनटू ऑपरेशन। लेकिन साथ में हमको 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल को भी ध्यान रखना होगा। 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स यानी 2 वैकल्पिक इसमें कानून भी हैं। और ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल प्रोटोकॉल नाम दिया गया ऑप्शनल प्रोटोकॉल। नाउ अ प्रोटोकॉल इज व्हाट? अ प्रोटोकॉल इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर सपोज्ड टू बी कैरिड आउट by the people who are tied to it, by the people who are associated with it। प्रोटोकॉल किसे कहता है? आपने सुना होगा नहीं, ये प्रोटोकॉल है। अंग्रेजी का बहुत ये शब्द है जो बड़ा सामान्य रूप से प्रचलित है, यूज होता है। उसमें कहा जाता है ये प्रोटोकॉल है, दैट इज दीज आर सर्टेन डूज एंड डोंट्स। कहा जाता है ना प्रोटोकॉल है। प्रधानमंत्री आएगा कहीं पर, किसी स्टेट में जाएगा तो कहते हैं प्रोटोकॉल है कि वहां का मुख्यमंत्री उसको रिसीव करेगा। कोई विदेशी राष्ट्रपति आएगा तो प्रोटोकॉल होता है कि यहाँ का उस देश का राष्ट्रपति जो होगा उसकी अगुवाई करेगा हवाई अड्डे पर। कोई विदेशी प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसकी अगुवाई हमारे देश का प्रधानमंत्री करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। लेकिन इसमें वैकल्पिक क्या? हमने कहा कि वैकल्पिक
प्रोटोकॉल है दैट इज ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ऑप्शनल का तात्पर्य होता है, वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि जो लोग इससे आवश्यक रूप से जुड़ना चाहते हैं, एक तो देखिए ट्रीटी है, आईसीसीपीआर ने कहा ट्रीटी है, उसमें 173 देशों ने उसको साइन कर लिया है और 6 अन्य देश है जिनको साइन जिन्होंने कर दिया लेकिन अभी रेटिफाई नहीं किया। तो अब जिन्होंने साइन किया है वो तो इसके दायरे में आ ही गए, उनको तो बराबर अब रिपोर्ट देना होगा। ये जिन देशों ने हस्ताक्षर कर दिए उन देशों को तो अपनी रिपोर्ट बराबर ऊपर देना होगा संयुक्त राष्ट्र में कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम ऑप्शनल प्रोटोकॉल कहते हैं इसके साथ एक और कानून जुड़ जाता है। अब हमने कहा देखिए 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं। एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो आईसीसीपीआर का है वो दिसंबर 1966 में बना था, यानी जब इसको अडॉप्ट किया गया था 1966 दिसंबर में, उसी समय एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल को भी अडॉप्ट कर लिया गया था। और वो ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल था कि ह्यूमन राइट्स कमेटी, यानी ह्यूमन राइट्स कमेटी वो कमेटी है, मानवाधिकार समिति वो समिति है जो ये सुनिश्चित करेगी कि आईसीसीपीआर को लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। यानी मान लीजिए भारत देश है, भारत देश ने आईसीसीपीआर को साइन कर दी, इंडिया साइंड आईसीसीपीआर, वी नो इट, बट नाउ हु इज गोइंग टू इंश्योर वेदर इंडिया इज कंप्लाइंग टू द प्रोविजंस ऑफ द आईसीसीपीआर और नॉट। इस बात को कौन ये सुनिश्चित करेगा कि भारत क्या आईसीसीपीआर के प्रावधानों को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक यूनाइटेड नेशंस की कमेटी बनाई जाती है जिसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी। दैट कमेटी इज देयर, और ये कमेटी साथ में बना दी गई थी दिसंबर 1966 में, उसी समय बना दी गई थी। इसे कहते हैं मॉनिटरिंग कमेटी, निगरानी रखने वाली समिति। तो अब ये जो निगरानी रखने वाली समिति है ये निगरानी रखती है कि जो 173 देशों ने इसको साइन कर दिया है, ये 173 देश इसके प्रावधानों को लागू कर रहे हैं कि नहीं लागू कर रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स कमेटी इसको डिसाइड करती है, देखती है। लेकिन यहाँ ऑप्शनल प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है इससे, हमने कहा। अब देखिए ऑप्शनल प्रोटोकॉल से तात्पर्य है कि जिन देशों ने ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन कर दिया है उन देशों के लोगों को, सामान्य व्यक्ति को अधिकार है कि वो ह्यूमन राइट्स कमेटी को अपनी एप्लीकेशन भेजकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे देश में आईसीसीपीआर के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स कमेटी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तात्पर्य हुआ। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, सपोज आई से दैट इंडिया हैज साइंड द आईसीसीपीआर, ठीक, भारत ने कर दिया है आईसीसीपीआर पर हस्ताक्षर। अब इसके लिए एचआरसी बनी है, ह्यूमन राइट्स कमेटी बनी है। ह्यूमन राइट्स कमेटी इज गोइंग टू इंश्योर वेदर इंडिया इज फॉलोइंग द नॉर्म्स और नॉट। लेकिन जब हम ऑप्शनल प्रोटोकॉल साइन कर देते हैं, यानी एक वैकल्पिक कानून जिसे हम कह लें सामान्य भाषा वैकल्पिक कानून को, और ये वैकल्पिक कानून क्या है, बाध्यकारी है। जब हम वैकल्पिक कानून को, यानी वो यदि भारत वैकल्पिक कानून को साइन कर देता है, अभी भारत ने किया नहीं है फॉर दैट मैटर, इंडिया इज नॉट साइन द ऑप्शनल प्रोटोकॉल, लेकिन जो देश वैकल्पिक प्रोटोकॉल को साइन कर देते हैं, यानी दे देन हैव अथोराइज्ड द ह्यूमन राइट्स कमिटी टू मॉनिटर they have authorized the Human Rights Committee to handle individual complaints from the individuals of that country. यानी अब जैसे मान लिया हम भारत ने, जैसे मान लिया हम एग्जांपल दे रहे हैं, भारत ने साइन कर दिया आईसीसीपीआर को, है ना, वो आईसीसीपीआर इसको देखेगी कि भारत इसको निभा रहा है कि नहीं। अब मान लिया अगर मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं नागरिक हूँ देश का, अगर मुझे लगता है कि भारत आईसीसीपीआर का उल्लंघन कर रहा है, तो I can send a letter, I can send an application to the Human Rights Committee apprising it of that see, India is not following the norms of ICCPR, it is violating in fact. तो मैं एक व्यक्तिगत नागरिक होने के नाते मैं ICCPR को यानी HRC को ये कंप्लेंट कर सकता हूँ कि देखिए भारत ICCPR को निभा नहीं रहा, इसके प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रहा है। यानी जब किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाता है कि उसमें हस्तक्षेप कर सके, उसकी कंप्लेंट पर वो बॉडी, वो ट्रीटी बॉडी हस्तक्षेप कर सके, वो मॉनिटरिंग कमेटी हस्तक्षेप कर सके, इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म। इसको कहा जाता है इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म, अर्थात एक व्यक्ति जब अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है उस
ट्रीटी बॉडी को, उस संधि को लागू करने वाली संस्था को, जब कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट लागू कर सकता है, इस अधिकार को हम कहते हैं ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ऑप्शनल प्रोटोकॉल, this optional protocol that is associated with the Human Rights Committee, it has empowered, it has authorized a common individual of a country to send complaint to the Human Rights Committee telling it that the ICCPR provisions are being violated by this country and therefore action should be initiated against that country। ये इसका तात्पर्य है ऑप्शनल प्रोटोकॉल का। तो इसीलिए जहां 173 देशों ने इसको साइन कर दिया है आईसीसीपीआर को, वहीं पर ऑप्शनल प्रोटोकॉल को सभी देशों ने नहीं किया। आई थिंक अराउंड 49 और 50 कंट्रीज, लगभग 49 या 50 कंट्रीज ने ही ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन किया है। इसका तात्पर्य है कुल अभी 50 राज्य ही मतलब चाहते हैं, जिन 50 राज्यों ने इस वैकल्पिक संधि को भी साइन कर दिया है, वो चाहते हैं कि हाँ, यदि उनके देश का कोई नागरिक ह्यूमन राइट्स कमेटी को लिखना चाहता है, शिकायत करना चाहता है कि उसका देश, उसका अपना ही देश आईसीसीपीआर का फॉलो नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध जांच करी जाए और उचित कार्रवाई करी जाए। समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यानी हम कानून बना रहे हैं और हम ही लोगों को ये अधिकार दे रहे हैं कि तुम मेरी शिकायत और ऊपर लोगों से करो। दिस इज समथिंग, आई मीन अ वेरी, यू कैन से हाईली डेमोक्रेटिक बिहेवियर और कंडक्ट। इतना कर पाना किसी का साहस नहीं होता है। इंडिया हैज नॉट डन दिस। अगर यहां पर ये हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए जितना तो हमारी अदालतों में केस नहीं है, उससे ज्यादा तो पिटीशन या याचिकाएं या मुकदमे ऊपर पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में। यहाँ के लोग ऐसे हैं, जो जेन्युइन है वो तो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन उसके अलावा भी देयर विल बी सो मेनी अदर फेक कंप्लेंट्स, फिशिटिशियस कंप्लेंट्स, गलत कंप्लेंट्स, है ना, मिस्चीवियस कंप्लेंट्स, दे विल बी सेंट टू द यूनाइटेड नेशन। इसीलिए भारत ने अपनी इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये नहीं किया है। ये जो हाईली डेमोक्रेटिक कैरेक्टर वाले कंट्रीज हैं, जैसे वेस्ट यूरोप के कंट्रीज हैं, और खास तौर से जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो पोलर कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, है ना, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, these are the countries who have signed basically the optional protocol। यानी उतना उस हाई लेवल का कैरेक्टर होना चाहिए वहां किसी देश के लोगों में, तभी वो देश आगे बढ़कर ये सुविधा अपनी जनता को देगा कि हाँ चलिए आप हमारी शिकायत ऊपर की संस्था में कर सकते हैं। और इसीलिए इतने कम देशों ने साइन किया है, अराउंड 49 और 50 कंट्रीज जस्ट, जिन्होंने ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन किया है। तो इसलिए इतना सरल नहीं है ऑप्शनल प्रोटोकॉल, है ना। और दूसरा क्या है, द सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल वॉज साइंड इन द ईयर 1989। 1989 संभवतः वो भी महीना था दिसंबर 1989 में, 1989 दिसंबर। और ये जो सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, उसमें ये सुविधा दी गई है कि अबॉलिशमेंट ऑफ डेथ पनिशमेंट, यानी जो देश ये चाहते हैं कि उनके देशों से मृत्युदंड हटा दिया जाना चाहिए, वो ऐसे देश पिटीशन कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी को ये कहने के लिए कि देखिए हमारा देश ने तो आईसीसीपीआर को साइन किया है, लेकिन उसके प्रावधानों को हम नहीं निभा रहे क्योंकि हमारे देश में अभी भी मृत्युदंड का प्रावधान है। So therefore, this second optional protocol authorizes the individuals to petition the Human Rights Committee, calling it upon to get it abolished. That this death punishment should be abolished. यानी एक तरीके से हम कह लें, जिन राज्यों ने सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन कर लिया है, they have abolished the death punishment in their country। कहने का तात्पर्य मूल रूप से जिन देशों ने सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल को साइन कर लिया है 1989 में, उन देशों ने अपने देश से मृत्युदंड की प्रावधान को हटा दिया है। और इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज।
जैसे वो है 50 के लगभग, वैसे इसमें भी इतना ही है। तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि जो ICCPR है, ये इसके साथ 2 वैकल्पिक विधियां भी जुड़ी हैं या प्रोटोकॉल जुड़े हैं। डूज एंड डोंट्स का एक चार्टर जुड़ा हुआ है, और ये साइन करना या ना करना ये व्यक्तिगत राज्यों की ये समझ लीजिए, ये व्यक्तिगत राज्यों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन एक बार अगर आपने कर दिया तो देन यू स्टैंड अकाउंटेबल टू दैट हायर बॉडी, यू आर देन डायरेक्टली अंडर मॉनिटरिंग devices by the higher body। ये हुआ ICCPR। Now let us come to the second instrument, that is the ICESCR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights। अब देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है या अभी समय है, कवेनेंट है, it contains 31 articles। It contains 31 articles, 1 preamble, and it is divided into 5 parts। ये 5 पार्टों में ये विभाजित है। There are 5 parts। I mean the provisions of this covenant is divided into, there are 31 articles, it has a preamble, it contains 31 articles, and it is divided into 5 parts। अब देखिए ये जो ICSCR है, ये 3 चीजों को लेकर चलता है, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। इट कंबाइंस 3 टाइप ऑफ राइट्स विद इन इटसेल्फ। और ये जो इसमें किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, इसमें जैसे इकोनॉमिक राइट्स हम कह लेते हैं, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, द राइट टू फेयर रिम्यूनरेशन है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जैसे हमारे यहाँ है, ये सारे इकोनॉमिक राइट्स हैं। सोशल राइट्स में जैसे द राइट टू फैमिली, बहुत बड़ी बात है, द राइट टू फैमिली अर्थात परिवार का अधिकार, द राइट टू मैरिज एंड फैमिली, यानी विवाह का अधिकार, परिवार का अधिकार, ये सोशल राइट है। द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये उसका अधिकार, ये भी उसमें आता है, और भी बहुत सारे अधिकार आते हैं। फिर इसमें अधिकार आता है कल्चरल राइट्स को लेकर, कल्चरल राइट्स। अब देखिए कल्चरल राइट्स से तात्पर्य है कि व्यक्तियों के जो लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन है, इन सारे अधिकारों को अक्षुण्ण रखने का अधिकार। दीज राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड by the states, that is the signatory states they are responsible. Once a state has signed this ICESCR, then they are responsible for protecting the rights of this covenant. They have to ensure that the rights that are mentioned, that all the 31 articles are implemented, they are observed in letter and spirit by the signatory state. तो ये इसका एक महत्वपूर्ण ये एक बात है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब देखिए इसका भी एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है। देयर इज एन ऑप्शनल प्रोटोकॉल, और ऑप्शनल प्रोटोकॉल ये जो था ये 2008 में इसको साइन किया गया था। इट वाज साइंड इन द ईयर 2008। अब ये जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, अब देखिए इसको पहली बात तो ये जान लेते हैं, ये जो ICESCR है, देयर इज अ मॉनिटरिंग कमिटी to see that the nations who have signed this treaty or this covenant, they are observing it or not, है ना। यानी ICESCR को जैसे भारत ने भी साइन कर दिया है, ICCPR को भी भारत ने साइन कर दिया है, लेकिन भारत क्या इसके प्रावधानों को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई। जैसे ICCPR के लिए हमने बताया था ह्यूमन राइट्स कमेटी है, वैसे ही इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग कमेटी है। अब वो मॉनिटरिंग कमेटी का नाम है CERD, यानी CERD, कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, CERCSC, कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, है ना। इकोनॉमिक ESC, है ना। CESC ये इसका वो है, शॉर्ट फॉर्म है, कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये कमेटी का काम, इस कमेटी का काम है कि इस बात की निगरानी करे
कि क्या जो सिग्नेटरी स्टेट है वो इसके प्रावधानों को इसको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, इसको लागू कर रहे हैं कि नहीं। और इसी से जुड़ा हुआ एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी है। जैसे उसमें 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल थे, वैसे यहाँ पर भी देयर आर 2 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स एंड दिस ऑप्शनल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन द ईयर 2008। 2008 में इसको साइन किया गया था, इसको बनाया गया था, मतलब बनाया गया था, है ना। इट वाज इनेक्टेड, इट वाज साइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, अब इसको इसका तात्पर्य क्या है? अब इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल पर साइन करने वाले जो देश हैं उन्होंने यानी इसका अधिकार दे दिया, अपने देश के लोगों को अधिकार दे दिया कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स व्यक्ति कर सकता है इस कमेटी को, जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स की जो कमेटी है, जो मॉनिटरिंग कमेटी है, उसको ये लोग, उस देश के नागरिक लोग अपनी कंप्लेंट्स भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिया हैज साइंड दिस ICESCR, then and also if it has signed the optional protocol, then I, being an individual, will have the authority, will have the right to petition or to lodge my complaint to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, informing it that the provisions are being violated. The provisions of this ICESCR are being violated and therefore proper action should be initiated. यानी ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। सारे देश इसको नहीं कर सकते हैं, ना किया है। वेरी फ्यू स्टेट्स हैव साइंड। और इसमें साइन करने वाले कौन से? फिर वही वेस्ट यूरोप के देश है, पश्चिम यूरोप के ज़्यादा अधिकांश देश है, क्योंकि उनके यहाँ जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत हाई है, उनके इकोनॉमिक नीड्स ऑलमोस्ट दे हैव ऑल बीन मेट। देयर आर वेरी फ्यू वायलेशंस ऑफ राइट्स मेंशन दैट आर मेंशन्ड इन दिस ICESCR। तो इसलिए दे कैन अफोर्ड इट। दे आर वेल्दी कंट्रीज, दे आर प्रॉस्परस, they have generally met the basic requirements of their public. Human rights, issues have been adequately taken care of, इसलिए they can afford to go to that extent, but at least not for us. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। भारत देश ऐसे, यानी और जो डेवलपिंग कंट्री, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, जो 2008 में किया गया था, साइन बनाया गया था, कई देशों ने इसको साइन किया सॉरी, तो उन लोगों को ये अधिकार दिया गया है, वहां की जनता को, कि वो इस कमेटी को अपनी शिकायत भेज सकें, ये बताने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ, हमारे देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमारे देश को दिशा निर्देश दिया जाए कि वो ठीक प्रकार से काम करें। दिस इज कॉल्ड एज द ऑप्शनल प्रोटोकॉल। तो ये बेसिक चीजें हमें कुछ ध्यान रखना होगा। दोनों ICCPR और ICESCR दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें दो राय नहीं है ना। लेकिन अब यहाँ ये बात आती है कि जब बात करते हैं कि ये जो चीजें हैं ये कहाँ तक सफल रही हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट बोथ दीज कवेनेंट्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द इंटरनेशनल अथॉरिटीज और बाय द स्कॉलर्स। यानी जो विश्व के बड़े बड़े विद्वान हैं उनका क्या दृष्टिकोण है इन दोनों संधियों को लेकर, इन दोनों कवेनेंट्स को लेकर, है ना। देखिए यहाँ पर जो एक बात है, इससे पहले एक बात और बता दें कि देखिए दोनों कवेनेंट्स का जो पहला आर्टिकल है, द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ बोथ द कवेनेंट्स, इट कैरीज द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। There is a provision attached to both the covenants. The very opening article, that is the very first article of both the covenants, says that the people should have the right to determination. The people should have the right to self-determination. यानी आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। यानी ये जो दोनों प्रोटोकॉल, दोनों ये जो संधियां हैं ICCPR और ICESCR, दोनों का जो पहला आर्टिकल है ये कहता है कि लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होना चाहिए। People should have the right to self-determination. अब देखिए भारत ने दोनों संधियों को, दोनों कवेनेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आर्टिकल 1 को लेकर उसने अपना विरोध स्पष्ट कर दिया है। इंडिया हैज नॉट एक्सीडेड टू आर्टिकल 1 इन बोथ द कवेनेंट्स। भारत ने दोनों ही कवेनेंट्स के प्रथम जो आर्टिकल है इनको नहीं स्वीकार किया है। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्लॉज को नहीं स्वीकार किया है, आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं स्वीकार किया है। क्यों? भारत ने कहा है
कि देखिए जो आत्मनिर्णय का अधिकार होता है ये वहां पर होता है जो जहां पर अभी पाश्चात्य देशों का शासन चल रहा है, यानी विदेशी हुकूमत चल रही है। वो लोग जहां पर अभी भी फॉरेन डोमिनेशन से चलाए जा रहे हैं, जहां विदेशी ताकतें, विदेशी हुकूमत काम कर रही है। बट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, it is a sovereign nation, and here the people, they are already independent. So an independent people cannot have the right to self determination. जो self determination का clause है, it is only for the subjugated people. ये केवल जो suppressed लोग हैं, जो केवल गुलामी में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये अधिकार हो सकता है, right to self determination. And therefore since India is a sovereign nation, independent country, therefore this right is not applicable to us or to India. Therefore it has rejected both the articles, article 1 in both the covenants. तो आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर भारत ने इन दोनों आर्टिकल्स को, दोनों संविधान हैं, इसको इसमें अस्वीकार कर दिया है। तो ये पहले हमारे मन में क्लियर होना चाहिए, है ना, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि विभिन्न विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या कहा है, इसके जहां तक महत्व के बारे में बात है, सो फार एज द इम्पोर्टेंस इज कंसर्न, व्हाट इज देयर एनी कमेंट, लोग बड़े लोग क्या सोचते हैं। देखिए, देयर इज, ऑल्दो बोथ कवेनेंट्स हैव बीन वेलकम्ड, both the covenants have been welcomed by the scholars of international law, but their appreciation is, you can say it is you can say it comes with a comma. इसमें कुछ कॉमा लगा है, अर्ध विराम लगा, पूर्ण रूप से नहीं है समर्थन। फॉर इंस्टेंस पर्सी ई कॉबेट, अ बिग स्कॉलर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसने कहा कि 18 साल के बाद यूडीएचआर, यानी यूडीएचआर जो था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, उसके 18 वर्ष के बाद एक तो आप बना पाए ये दो अंतर्राष्ट्रीय संविधान, 18 वर्ष बाद बना पाए। यानी जो यूडीएचआर 1948 में बनकर तैयार हो गया था दिसंबर 1948 को, और उसके कुछ सालों के बाद ही आपको ये अंतर्राष्ट्रीय संविधान बना लेनी चाहिए थी, तो आपने तो इतना समय लगा दिया, 18 वर्ष लगा दिया। और अंततः आपने किस प्रकार का ये बनाया है ये संविधान, ये वीक कंप्रोमाइजेस, ही यूजेस द वर्ड वीक कंप्रोमाइजेस, बोथ कवेनेंट्स डिस्प्ले वीक कंप्रोमाइजेस insofar as the UDHR is concerned, insofar as the provisions of the UDHR concerned. He means to say that the UDHR says one thing, whereas the two covenants, while they claim that they have translated this UDHR into binding covenants, but they fall short of the expectations. ये weak compromises हैं और ये उम्मीद से बहुत कम है। पर्सी कॉबेट ने कहा कि हमने तो सोचा था कि आप बहुत सशक्त अंतर्राष्ट्रीय संविधान बनाएंगे, लेकिन वास्तव में तो बहुत कमजोर है ये, तो इसके जो प्रावधान है ये तो पूरा अप टू द मार्क ही नहीं है। हम जो उम्मीद करके चल रहे थे कि आप ऐसा बनाएंगे, उसमें लोगों को ये गारंटी देंगे, वो आप इसमें वो अधिकार देंगे, वो तो चीज ही नहीं दिख रहे हैं। तो वो कहता है वीक कंप्रोमाइजेस है, एंड ही हैज हिज ओन रीजंस। उसको लगता था पर्सी कॉबेट को कि यूडीएचआर तो बहुत ही ग्लोरियस डिक्लेरेशन है, लेकिन हमने आपको पहले बताया था डिक्लेरेशंस आर जस्ट डिक्लेरेशंस। टू कन्वर्ट अ डिक्लेरेशन इनटू अ बाइंडिंग कैरेक्टर देयर कैन बी सम चेंजेस। हम जो बोलते हैं क्या हम लिख सकते हैं? हम आलोचना तो इतनी करते हैं, दूसरों की भी आलोचना करते हैं, सरकार की भी आलोचना करते हैं, लेकिन क्या कभी हम वास्तव में इतनी आलोचना हम लिखित रूप में दे सकते हैं? हम सरकार को एक लेटर इतना भर के देख सकते हैं कि आपने इतना खराब काम किया कोविड के दौरान, आपने अच्छा काम नहीं किया, तो ये सारी बातें हम लिखकर औपचारिक रूप से दे सकते हैं। औपचारिक रूप से हमने कहा क्योंकि बाइंडिंग कवेनेंट से दे आर बाइंडिंग, तो इसलिए कैन वी से एवरीथिंग इन राइटिंग टू अदर्स? कैन वी से टू अदर्स दैट सी यू आर इनकॉम्पिटेंट, यू आर नॉट वर्किंग अप टू द मार्क? कहना बहुत मुश्किल है। क्या कभी हम अपने आप के लिए कह सकते हैं कि देखिए हम सोचते तो ये हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लेकिन वास्तव में हम प्राप्त कुछ नहीं कर पाए, हमें मिला कुछ नहीं। सो देयरफॉर व्हाट पर्सी कॉबेट सेज, he is talking about the declaration, but when he says that it is a weak compromise, they represent weak compromises, so he has his own understanding. लेकिन यहाँ बात ये ध्यान रखने की, सारा पूरा डिक्लेरेशन को हम एकदम एज इट इज बाइंडिंग कैरेक्टर नहीं बना सकते, उसको देखकर ही लोग भाग जाएंगे। अगर ये सारी चीजें उसमें
जो डिक्लेरेशन में कहा गया अगर उसको एज इट इज इसमें यहाँ पर स्थान दे देंगे बाइंडिंग कवेनेंट में, तो ये कभी काम इससे नहीं चल पाएगा। लोग अभी तो 173 देशों ने साइन किया है, तो हो सकता है तब तो 73 देश भी नहीं करते हैं। नॉट इवन 73 स्टेट्स वुड हैव साइंड, लीव असाइड 173, है ना। तो खैर इन्होंने आलोचना किया। इसी तरह से एक इगॉन श्वेल्व है एक इगॉन श्वेल्व करके भी एक विचारक है इंटरनेशनल लॉ का, श्वेल्व SCHWELB, इगॉन EGON, इगॉन EGON, इगॉन श्वेल्व SCHWELB, श्वेल्व। ये जो इगॉन श्वेल्व साहब है, इन्होंने भी कुछ ऐसे ही बात कही है, बट ही इज बेसिकली डिससेटिस्फाइड विद द इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। ये जो HRC जो कमेटी बनाई गई, ह्यूमन राइट्स कमेटी, उसको लेकर ये थोड़ा सा नाराज है। उन्होंने कहा ये कोई बहुत सशक्त बॉडी आपने नहीं बनाई है, इसकी मॉनिटरिंग को लेकर आपने कुछ और कठोर प्रावधान रखे होते तो संभवतः ये निगरानी अच्छे प्रकार से करती और इसमें कुछ प्यूनिटिव एक्शंस भी होना चाहिए था। अर्थात केवल निगरानी नहीं रखना है, इसको कुछ उचित कार्रवाई भी करने का अधिकार होना चाहिए था। सो ही सेज दैट द HRC, दैट इज द ह्यूमन राइट्स कमिटी, इज नॉट अ वेरी पावरफुल और एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू एंश्योर द कंप्लायंस of the human rights of both the of this ICCPR covenant, है ना। ICCPR को लागू करने के लिए जो आपने मैकेनिज्म बनाया है वो कोई बहुत सशक्त नहीं है, तो ये उसकी आलोचना ये भी करते हैं। लेकिन अंत में जब हम कहेंगे इसका महत्व क्या है, क्या आलोचना अगर हम कर लेंगे उसका महत्व कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस, इट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये है कि डिस्पाइट ऑल शॉर्टकमिंग्स, these covenants, I mean, they are considered to be as a landmark achievement for the United Nations. संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये बहुत बड़ा ये योगदान दिया गया है। यानी जो डिक्लेरेशन में कहा गया था उसको लगभग 2 अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधियों में इसको परिवर्तित कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया है, और इतने राज्यों ने इसको साइन कर दिया है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स about the success of the United Nations. It speaks volumes about the contribution given by the United Nations to the area of human rights. क्योंकि डिक्लेरेशन को 18 साल बाद भले ही लागू किया गया, लेकिन इसको बनाया गया, इसको संधि की शक्ल दी गई, संविदा की शक्ल दी गई, और तब इसको लागू किया गया। और देखिए, वरना तो ये इतना सरल काम नहीं था। 18 वर्ष के बाद इन्होंने अल्टीमेटली कर दिए, बहुत बड़ी बात है। भले डिले हुआ, बट अल्टीमेटली दे डिड रीच द डेस्टिनेशन, है ना। और केवल ये बनाया ही नहीं है, बल्कि इस दोनों ICCPR ने, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड मेनी रीजनल कवेनेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो क्षेत्रीय मानवाधिकार इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी बहुत हद तक इसको प्रभावित किया है, उनके निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित किया है। फॉर इंस्टेंस, द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, the Inter-American Declaration of Human Rights, the African Convention on Human Rights, these are the regional covenants on human rights that have been inspired by these 2 international covenants. ये जो 2 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, संविधाएं हैं, इन्होंने क्षेत्रीय मानवाधिकार उपकरणों को या जो कानून बनाए गए हैं लागू करने के लिए, उसको बहुत प्रभावित किया है। यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इंटर अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अफ्रीकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और इसके अन्यत्र भी बहुत सारे अन्य ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशंस होंगे या ह्यूमन राइट्स जो आप रीजनल अरेंजमेंट्स कह लीजिए, उसको भी प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र में जो समय समय पर मानवाधिकार को लेकर जो जनरल असेंबली में डिबेट्स होते हैं, रिजोल्यूशंस पास किए जाते हैं, that all have been inspired by these 2 covenants. These 2 covenants have been widely quoted by the United Nations in its deliberations in the General Assembly. तो संयुक्त राष्ट्र ने अनेक जो प्रस्ताव पारित किए हैं मानवाधिकार को लेकर, उसके पीछे इन 2 संविधानों का बड़ा योगदान है। इसको बहुत ज्यादा कोट किया है, इसको उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त बाद के जो संविधान बने, जो बहुत सारे देश जैसे से बाद में स्वतंत्र हुए हैं, उनके देशों का जो संविधान बना है बाद में 1966 के बाद जो देश बने, क्योंकि 1966 में बोथ दीज कवेनेंट्स केम इनटू इफेक्ट। तो 1966 के बाद जिन जिन देशों को स्वतंत्रता मिली और उनके संविधान बने, दे वर ऑल्सो इंस्पायर्ड
by these two covenants. Their constitution stands inspired by these two covenants. तो बहुत सारे राष्ट्रीय संविधानों को, नए नए देशों के संविधानों को इससे बल मिला, प्रेरणा मिली। संयुक्त राष्ट्र के विचार विमर्शों में बहस के दौरान इस दोनों संधियों को कई बार कोट किया गया। रीजनल कन्वेंशंस ऑन ह्यूमन राइट्स को बनाने में दे हैव रेंडर्ड लॉट ऑफ असिस्टेंस। और इसके अलावा भी जहां जहां मानवाधिकारों की दुनिया भर में बात हो रही है, हर जगह these two covenants have been widely quoted, they have been widely appreciated by various countries, है ना, and by the United Nations as well. तो इसका महत्व बहुत काफी अधिक है। So I think that now you must have got a very clear idea about the ICCPR, ICESCR। और देखिए, जब हम कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स जब हम कहते हैं, तो इसमें 3 चीजें शामिल हैं। नंबर 1 इज द UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नंबर 2 इज द ICCPR और नंबर 3 इज द ICESCR। ये तीसरी बात। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसमें ये 3 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। 1 is the UDHR, the second is the ICCPR and the third is the ICESCR। इसी तीनों को मिलाकर कहते हैं मानवाधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। कभी भी ऐसी बात उठती है ये क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इन तीनों को मिलाकर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्र कहा जाता है मानवाधिकारों का, है ना। So I think that now you must have got a fair idea, a very clear idea about what human rights are and what are the various provisions contained in the in UDHR and the 2 covenants. What is their importance? What are their shortcomings? So dear students, with this I now come to the end of this lecture, and I hope that you must have you must have stood benefited by these lectures. मुझे आशा है कि आप लोग को इसको सहायता मिली होगी इन लेक्चर से। और नाउ लेट अस, एंड आई मस्ट एक्सटेंड माय सिंसियर थैंक्स टू यू फॉर बीइंग वेरी पेशेंट विद दीज लेक्चर्स, एंड आई होप टू सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में जल्दी आपसे भेंट होगी। थैंक यू सो मच।